नमस्कार साथियों। जून महीना अपनी समाप्ति की ओर है और कहीं-कहीं सोयाबीन की खेती किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र में मानसून का आगमन हो चुका है। कुछ जिलों में किसानों ने सोयाबीन की बोवनी कर चुके हैं, जबकि बोवनी का क्रम निरंतर अब भी जारी है। लेकिन अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे अभी मानसूनी वर्षा नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में सोयाबीन किसानों ने क्या करना चाहिए, इसी बारे में चर्चा करेंगे आज की साप्ताहिक सलाह में। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे क्षेत्रों की जहां पे मानसूनी वर्षा का आगमन हो चुका है और जिन किसानों ने सोयाबीन की बोनी कर चुके हैं। तो साथियों, जहां पे बोनी हो चुके हैं, ये अनुमान है कि लगभग एक सप्ताह से लेकर 10 दिन की फसल हो चुकी है और ये एक उपयुक्त समय है खरपतवार प्रबंधन के तरीकों को अपनाने का। जहां तक संभव हो, वरीयता के अनुसार हाथ से निंदाई या डोरा या कुल्पे का प्रयोग या जो व्हील हो रहता है उसको चलाकर खरपतवार प्रबंधन के उपाय अपनाएं, या फिर सोयाबीन फसल के लिए अनुशंसित खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। और इसके लिए इस समय पे आप स्क्रीन पे जो सूची दी जा रही है उसमें दो उपयुक्त कैटेगरीज है। एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि 10 दिन की फसल होने पे दवा का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर ऐसी दवाई है जो कि 15 दिन के बाद में आप छिड़काव कर सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखें कि खरपतवार दवा का छिड़काव करते हुए पानी की पर्याप्त मात्रा ले। यदि आप पीठ वाले स्प्रेयर से छिड़काव करते हैं तो 450 से 500 लीटर प्रति हेक्टर पानी की मात्रा लगेगी। लेकिन यदि आप पावर स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 120 से लेकर 150 लीटर प्रति हेक्टर पानी की मात्रा लगेगी। ये भी चीज आप हमेशा ध्यान में रखें कि खरपतवार नाशक का छिड़काव करते समय इसका अलग से एक नोजल आता है, इसको फ्लड फैन या फ्लड जेट नोजल कहते हैं, जबकि कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए अलग से नोजल आता है। तो हमेशा खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करने के लिए जो नोजल है उसका उपयोग करें। जिन किसान भाइयों ने जो बीबीएफ या रेज फरो पद्धति से बोनी करने के बजाय परंपरागत सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हुए अपनी बोनी की है, तो यदि आप चाहे तो बीबीएफ पद्धति जैसे ही आप फायदा या लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी सुविधा के अनुसार 6 कतारों के बाद में या 9 कतारों के बाद में देसी हल चला के नाली निकाल ले, तो ये भी वही फायदा करेगा। मुख्य उद्देश्य है कि अतिरिक्त जल वर्षा का निकास इससे हो जाएगा, या कम पानी की स्थिति में या सूखे की स्थिति में जल संचय जो जमीन के अंदर रहेगा उसमें अपनी फसल को विपरीत प्रभाव होने से बचाएगा। यदि आपने बीबीएफ पद्धति से बोनी की है, रिज फरो पद्धति से बोनी की, या जहाँ पे खाली स्थान आपको मिलता है जैसे कि बीबीएफ या रिज फरो में नालियां बनती हैं, तो उसमें यदि आपको लगता है या परंपरागत सीड ड्रिल करते हुए कहीं एक लाइन खुली रह जाती जिसमें पौधे उगते नहीं है, या खेत के बाउंड्री के चारों ओर सुआ की फसल आप लगा सकते हैं, या अगर आपके पास गेंदे का रोपा है तो वो भी आप लगा सकते हैं पर्याप्त दूरी पे। इससे लाभ ये होगा कि जब सोयाबीन की फसल बड़ी होने के बाद में इसमें इल्लियां लगती है, तो इल्लियां क्या करेगी, सुआ या गेंदे की फसल को पसंद करेगी, ना कि सोयाबीन को। तो सोयाबीन की फसल में जो कीट नियंत्रण के लिए जो खर्चा आएगा उसमें हम कटौती कर सकते हैं। साथियों, यदि आपने बोनी कर चुके और कहीं कहीं पे लाइन खुली छूट गई है या बहुत दूरी पे बीज गिरा है या अंकुरण कमजोर हो गया, तो यदि आप चाहे तो गैप फिलिंग का एक ऑपरेशन आप कर सकते हैं। तो ये हो गई बात जहाँ पे सोयाबीन की बोनी हो चुकी है और 10 दिन की फसल हो चुकी है। अब बात करते हैं जहाँ पे सोयाबीन की बोनी अभी होनी बाकी है। तो साथियों, बोनी जब करेंगे तब आप ध्यान में रखें कि कम से कम 100 मिलीमीटर वर्षा हो तभी आप बोनी करें, और आप जमीन में नमी खोद के देखिए, 3-4 इंच अगर है तो आप बोनी कर सकते हैं। आप जब बोनी करेंगे तो ऐसी किस्मों का चयन करें जो कि भारत सरकार द्वारा नोटिफाइड किस्में हो। और एक जरूर ध्यान में रखें, एक ही किस्म की खेती करने के बजाय 2-3 किस्में लगाएं। कुछ कम समय में पकने वाली लगाएं, कुछ मध्यम समय में पकने वाली लगाएं। सोयाबीन एक बहुत अच्छी फसल है जिसमें कि अंतर्वर्ती फसलों का भी लाभ आप ले सकते हैं। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे रबी में कोई फसल नहीं लेते, सिंचाई के कम साधन है आपके पास में, तो आप ऐसे जैसे सोयाबीन के साथ में तुअर या अरहर का प्रयोग कर सकते हैं। 4 कतारें सोयाबीन की, 2 कतारें अरहर की। जहाँ पे आपके पास सिंचाई के साधन है, सोयाबीन की कटाई के बाद में आप दूसरी फसल लेते हैं रबी में, तो ऐसे स्थानों में सोयाबीन के साथ ही साथ पकने वाली जो फसलें जैसे ज्वार है, बाजरी है, मक्की है, ऐसी फसलों का आप चयन कर सकते हैं। आप चाहे जो बाग है, फल बाग है, उसमें भी आप लगा सकते हैं। जब आप सोयाबीन की बोनी करेंगे तो ये आप जरूर ध्यान में रखें कि बीज की गुणवत्ता सही होनी चाहिए।
यानी कि 70% अंकुरण क्षमता वाला बीज होना चाहिए। यदि इसमें कमी है तो आप प्रोपोर्शनेटली बीज की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। साथियों, इस समय पे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सोयाबीन की फसल के लिए पोषण प्रबंधन में क्या क्या हमको प्रयोग करना चाहिए। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जितने भी कार्बनिक खाद है, चाहे गोबर की खाद है, पोल्ट्री मैन्योर है या कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, वो तो आपने अभी तक मिला चुके होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ सप्लीमेंट के रूप में सोयाबीन की फसल के लिए पौधों के लिए उपयोगी NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर, इसकी पूर्ति हेतु अनुशंसित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। और इसका डोज जो लगता है 25, 60, 40, 20, इसकी पूर्ति जिस प्रकार से कॉम्बिनेशन में की जा सकती है, इस समय पे आप स्क्रीन के ऊपर टेबल देख रहे हैं, इसमें पूरी जानकारी उपलब्ध है। साथियों, जब आप बोएंगे तो कतारों की दूरी, पौधे की दूरी या बीज दर क्या होना चाहिए। यदि आप कम समय में पकने वाली किस्में लेते हैं, जैसे कि 90 दिन के अंदर में या 95 दिन के अंदर में, तो उसकी जो बोनी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करेंगे। यदि आप 100 दिन के या उससे अधिक समय में पकने वाली किस्में लेते हैं, जैसे कि JS 2172 है या NRC 142 है, उसको 45 सेंटीमीटर कतारों की दूरी पे बोइए और 5 से 10 सेंटीमीटर पौधों के बीच में दूरी रखिए। जब भी आप बोनी करते तो बोनी करते हुए बीज की गहराई अधिक न रखे, 2 से 3 सेंटीमीटर बिल्कुल पर्याप्त है। उससे अधिक गहराई पे अगर जाए तो बीज सड़ने का खतरा रहता है। साथियों, अल नीनो की स्थिति जो कि आप इस समय पे उसका प्रभाव देख रहे हैं, जो मानसूनी वर्षा का आगमन देरी से हुआ है और ये स्थिति आगे में भी विपरीत परिस्थिति में बदल सकती है। तो ऐसे विपरीत स्थितियों में सोयाबीन की फसल को बचाने के लिए यदि आप चाहे तो BBF पद्धति, रीच फरो पद्धति या रेज बेड पद्धति से आप बोनी कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि दोनों स्थिति में आपकी जल निकास की फायदा भी मिलेगा और साथ ही साथ सूखे की स्थिति में हमारी सोयाबीन की फसल को बचाने में भी सहायता मिलेगी। अब बात करेंगे बोनी के समय पे बीज उपचार किस प्रकार से किया जाए। साथियों, बीज उपचार एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि हम न केवल सोयाबीन की फसल को फफूंदजन्य बीमारियों से बचा सकते हैं, बल्कि कुछ जो विषाणु जनित रोग है, जिसके कीटवाहक है, उनको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसको बीज उपचार करने का तरीका, जिसको कि हम FIR कहते हैं, फफूंदनाशक, कीटनाशक और राइजोबियम और PSB कल्चर। तो इस समय पे आप अपने स्क्रीन पे कुछ दवाइयों की सूची देख रहे हैं, जिसमें एक सबसे ऊपर आप देख रहे हैं एजोक्सिस्ट्रोबिन, थाइफेनाइट मिथाइल और थायोमिथाक्सम। ये एक ऐसी दवाइयाँ, उसके विकल्प के रूप में एक और नई दवा बाजार में आई है, जो कि यदि उपलब्ध है तो आप लगा सकते हैं। इन 2 दवाइयों के अतिरिक्त जो नीचे जो दवाई दे रखी है, इसमें केवल फफूंदनाशक ही मिला हुआ है। तो जो पहली 2 दवाई आप देख रहे हैं, उसमें फफूंदनाशक के साथ में कीटनाशक भी मिला हुआ है। ये एक दवाइयाँ पर्याप्त है। तो आपको ये करना है कि इनका चयन करके 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना है बोनी के समय पे। और उसके तुरंत बाद आपको राइजोबियम, PSB या कंसोर्शिया या जैविक कल्चर, इससे उपचारित करके थोड़ी देर छाया में सुखाने के बाद में बोनी करनी है। याद रखें, फफूंदनाशक से आप बीज उपचार पहले भी करके रख सकते हैं, 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या 1 महीना पहले। लेकिन जो जैविक कल्चर है, इसका बीज उपचार बोनी से कुछ घंटे पहले आपको करना है। अब इस प्रकार से जब आप बोनी करोगे तो आपको खरपतवार प्रबंधन के लिए जो भी मार्केट में दवाई है, बोनी के तुरंत बाद उपयोगी जो दवा है, इसकी सूची आप इस समय पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनमें से कोई एक दवा लेके 72 घंटे के अंदर, यानी सोयाबीन की बोनी के तुरंत बाद, या सोयाबीन की बोनी आपकी चल रही है और पीछे पीछे आप खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन सोयाबीन के उगने से पहले पहले, यदि सोयाबीन का उगना शुरू हो जाए उसके बाद में इस दवा का छिड़काव करते हैं तो अंकुरित सोयाबीन को मरने का खतरा हो सकता है। तो साथियों, ये थी अभी तक की साप्ताहिक सलाह और मुझे विश्वास है कि आप लोग हमारे चैनल से जो जानकारी देखते हैं उसको अपनाते होंगे। ऐसे ही हमें सहयोग करते रहिए। सोयाबीन का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने में हमारी भी कोशिश है आपको सहायता करने की, और इस प्रकार से हम दोनों मिलकर देश में खाद्य तेल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्कार।